मैं गुलाम अस्करी आज आपके सामने आज के क्वेश्चन नंबर 4 आपके जो न्यूमेरिकल चल रहे थे लास्ट लेक्चर में हम देख चुके थे क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 का सॉल्यूशन हम पहले की वीडियो में देख चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस प्रकार से है कि दो एक समान आवेशित गोलों को बराबर लंबाई की डोरियों से लटकाया गया है और डोरियां परस्पर 30 डिग्री का कोण बना रही हैं। जब 0.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब का घनत्व के दर में लटकाया जाता है तब भी वही कोण रहता है। कितना कोण? ये 30 डिग्री का कोण। यदि गोले के पदार्थ का घनत्व 1.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब हो तब द्रव का परावैद्युतांक ज्ञात करना है। तो हमारा कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन बनना है। अब हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को करने के लिए हम दो एक समान आवेशित गोले और समान लंबाई की डोरियों से बंधे हुए हैं। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस प्रकार से होगा। ये दो देखिए दो गोले हैं, एक समान लंबाई की डोरियां हैं और इनसे लटके हुए दो एक समान रूप से आवेशित गोले, अर्थात Q आवेश इस पर है तो Q ही आवेश इस गोले पर भी होगा। मान के चलो ये गोले एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, तब कूलाम के नियम के अनुसार इन पर एक बल भी कार्य करेगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अनुसार इन दोनों डोरियों के मध्य 30 डिग्री का कोण बनना है। तब अगर ये कंप्लीट पूरा कोण 30 डिग्री का है तो ये 15 डिग्री का कोण ये होगा और 15 डिग्री का एंगल ये बनेगा। अब अगर हम इसका एक घटक कुछ इस प्रकार से लें तो देखिए आकृति आपको Z की प्राप्त हो रही है और Z की आकृति में बनने वाले कोण एकांतर कोण होता है कुछ इस प्रकार से। अगर ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा, बट कैसे? एकांतर कोण। तो यहाँ पर भी यही आकृति सेम प्राप्त हो रही है। अगर ये 15 डिग्री का एंगल है तो ये कोण भी कितना डिग्री का होगा बेटा? 15 डिग्री का। देखिए जब किसी रस्सी से किसी भी वस्तु को लटकाया जाता है तो रस्सी पर एक बल कार्य करता है और वो बल होता है तनाव बल। इसे हम तनाव कहेंगे, रस्सी का तनाव कुछ इस प्रकार से और इस दिशा में कार्य करेगा तनाव। आवेशित गोले का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, उस द्रव्यमान के कारण आवेशित गोले का बनेगा भार और भार सदैव वस्तु का नीचे की ओर कार्य करता है और ये हो जाएगा mg। अब ये एक समान रूप से आवेशित है तो दोनों गोले एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, अर्थात इस गोले के कारण इस गोले पर जो लगने वाला बल है इसकी डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से होगी और इस बल की डायरेक्शन इस प्रकार से होगी। प्यारे बच्चों ये तनाव दो घटक में विभाजित होगा। कोण की तरफ बनने वाला घटक हमेशा कोस के रूप में होता है तो इसलिए इसे कहेंगे T कोस 15 डिग्री। और अब ये जो घटक होगा ये घटक T साइन 15 डिग्री होगा। तो कुछ इस प्रकार से हमारे ये दो घटक तनाव के भी प्राप्त हो गए। अब देखिए ये एक संपूर्ण निकाय है जिस पर दो आवेशित गोले दो रस्सियों की सहायता से लटके हुए हैं। अब अगर ये साम्य अवस्था में हो, साम्य अवस्था का मतलब ये आवेशित गोला ना इधर गति कर रहा है ना इधर गति कर रहा है ना इधर गति कर रहा है ना इधर, तब इस पर लगने वाले संपूर्ण बल अर्थात इस दिशा में लगने वाले बलों का मान भी 0 होगा, परिणामी बल का मान 0 होगा और इस डायरेक्शन में लगने वाले परिणामी बल भी 0 होंगे क्योंकि ना ये इधर गति कर रहा है और ना ये इस डायरेक्शन में गति कर रहा है। तो हम लिखेंगे साम्य अवस्था में, साम्य
अवस्था में, देखिए साम्यावस्था में ये जो बल है इस बल के इक्वल हो जाएगा, अर्थात T sin 15 डिग्री, T sin 15 डिग्री इक्वल हो जाएगा इस बल के। और ये कौन सा बल होगा? इलेक्ट्रिक फोर्स, विद्युत बल, समीकरण नंबर 1। सेम इसी प्रकार से बेटा ये जो बल है इस बल के बराबर होगा, अर्थात T cos 15 डिग्री, T cos 15 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा mg। अगर किसी भी आवेशित गोले का द्रव्यमान m है तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। माना इस आवेशित गोले का घनत्व रो है, इस आवेशित गोले का घनत्व रो है, तब घनत्व का फॉर्मूला लगाएंगे रो बराबर द्रव्यमान अपॉन आयतन। तो यहां से m की वैल्यू निकल जाएगी रो इंटू वी। तो mg को हम लिख सकते हैं m की जगह रो इंटू वी और g ये सेम है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि t cos 15 डिग्री इज इक्वल टू mg की जगह ये वैल्यू रख सकते हैं रो v और g। और रो क्या है यहाँ पर? घनत्व किसका? इस आवेशित गोले का। तो ये बन गई हमारी समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देंगे तो हमारे पास कुछ वैल्यू इस प्रकार से होगी। समीकरण 1 को भाग दिया है बेटा समीकरण नंबर 2 से, और वैल्यू हमें किस प्रकार से प्राप्त हो रही है? वैल्यू हमें कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगी कि t sin 15 डिग्री अपॉन t cos 15 डिग्री इज इक्वल टू f। ये f निर्वात में स्थित जब आवेशित गोले हैं उन पर लगने वाला बल है, अपॉन रो v और g। देखिए t से t कैंसिल हो जाएगा और sin 15 अपॉन cos 15 आपको एक वैल्यू प्राप्त होगी और उसका मान होगा tan 15। तो हम यहाँ से वैल्यू प्राप्त करते हैं बेटे, जिस हम इस रो में लिख सकते हैं कि tan 15 डिग्री इज इक्वल टू f अपॉन रो v g, f अपॉन रो v और g। आपको जो tan 15 डिग्री की वैल्यू प्राप्त हुई इसे भी आप एक समीकरण मान लेंगे, समीकरण नंबर 3। तो इस प्रकार से कुछ हमारे पास tan 15 डिग्री की वैल्यू प्राप्त हुई है। कब? जब दोनों ही आवेशित गोले वायु में रखे हुए हों। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार अब इन आवेशित गोलों को द्रव में डुबाया गया है, द्रव में रखा गया है। अब मैं इस ही डायग्राम को चेंज कर रहा हूं। देखिए ये संपूर्ण निकाय अगर द्रव में रख दें, अगर इसे द्रव में रखेंगे तो द्रव का कुछ ना कुछ परावैद्युतांक भी होगा, अर्थात द्रव का परावैद्युतांक। और द्रव के परावैद्युतांक को प्रदर्शित करते हैं बेटे एप्सिलॉन आर से, परावैद्युतांक को एप्सिलॉन आर से प्रदर्शित करते हैं। और इस एप्सिलॉन आर की ही वैल्यू हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी है, ज्ञात करनी है। देखिए जैसे हमने इसे द्रव में डुबाया तो क्वेश्चन के अनुसार इनके मध्य बनने वाला कोण 30 डिग्री रहा, अर्थात ये 15 डिग्री और 15 डिग्री में ही विभाजित रहा, इनके कोण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब जैसे ही द्रव में डुबाया तब भी रस्सी पर एक तनाव कार्य करेगा, कुछ इस प्रकार से होगा, और उसके घटक सेम ही रहेंगे। बट अब इस आवेशित गोले पर लगने वाला जो बल होगा उसे हम कहेंगे एफ मीडियम, अर्थात किसी माध्यम में लगने वाला बल। और क्या चेंजिंग होगी इसमें? जस्ट एक चेंजिंग और होती है। आपने आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ा होगा। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जब किसी भी वस्तु को द्रव में डुबाया जाता है तो वस्तु के भार में कमी आती है। और वह भार में कमी क्यों आती है? क्योंकि वस्तु के ऊपर की ओर एक बल कार्य करता है जिसका नाम होता है बेटे उत्प्लावन बल।
उत्प्लावन बल सदैव वस्तु पर ऊपर की ओर कार्य करता है, गुरुत्व आकर्षण बल सदैव वस्तु पर नीचे की ओर कार्य करता है। तो उत्प्लावन बल जो कि ऊपर की ओर कार्य कर रहा है, उसी के कारण वस्तु के भार में कमी आती है। देखिए वो उत्प्लावन बल इस वस्तु पर लगेगा ऊपर की ओर, अर्थात कुछ इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में उत्प्लावन बल लगेगा, बट उसका मान कितना होगा? देखिए उत्प्लावन बल का मान सेम इस प्रकार से होगा कि मान के चलो द्रव का जो घनत्व है, द्रव का घनत्व याद रखना बेटे, द्रव का घनत्व ये होता है सिग्मा। तब हमारा जो उत्प्लावन बल बन जाएगा बस इस रो की जगह, ये तो वस्तु का घनत्व है, द्रव का घनत्व यहाँ पर रो की जगह सिग्मा हो जाएगा, और उत्प्लावन बल हो जाएगा सिग्मा v और g, जो कि ऊपर की ओर कार्य करेगा। अब आप देख रहे हैं कि इस डायरेक्शन में दो प्रकार के बल कार्य कर रहे हैं। एक इस तनाव का जो घटक है t cos 15 डिग्री, ये भी ऊपर की ओर कार्य कर रहा है, और एक रो vg ये भी ऊपर की ओर कार्य कर रहा है। बट वस्तु अभी भी साम्य अवस्था में, ना वस्तु इधर गति कर रही है, ना इधर गति कर रही है, ना ऊपर और ना नीचे। और अगर साम्य अवस्था में है तो वस्तु पर परिणामी बल जीरो होंगे, अर्थात इस डायरेक्शन में जो बल है इस डायरेक्शन के बल के बराबर होगा, इस डायरेक्शन में जो बल लग रहा है इस डायरेक्शन में बल के बराबर होंगे। तब हम लिखेंगे द्रव में डुबाने पर साम्य अवस्था में, साम्य अवस्था में, साम्य अवस्था में क्या होगा बेटे, ये जो F मीडियम है ये किसके बराबर हो जाएगा? T sin 15 के, अर्थात ये बल इस बल के बराबर होगा, ये घटक है इस बल का, तो T sin 15 डिग्री बराबर हो जाएगा F मीडियम, समीकरण नंबर 4। इसे समीकरण नंबर 4 मान लेंगे। दूसरा, ये बल इस बल के बराबर होंगे, बट ऊपर की डायरेक्शन में दो प्रकार के बल लग रहे हैं। देखिए लग रहे हैं बेटे T cos 15 डिग्री प्लस रो Vg इज इक्वल टू ये रो V और G। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हम ऐसे लिख देंगे T cos 15 डिग्री इज इक्वल टू रो Vg माइनस सिग्मा Vg, और वैल्यू कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगी हमें, T cos 15 डिग्री इज इक्वल टू T cos 15 डिग्री इज इक्वल टू, यहां से कॉमन ले लेंगे बेटे Vg, और Vg कॉमन लेने के बाद रो माइनस सिग्मा, रो वस्तु का घनत्व, सिग्मा द्रव का घनत्व, और इसे मान लेंगे बेटे हम समीकरण नंबर 5। तो हमारे पास समीकरण नंबर 4 और समीकरण नंबर 5 प्राप्त हो गई। तो समीकरण नंबर 4 को समीकरण नंबर 5 से भाग देंगे, और समीकरण 4 को समीकरण 5 से जब भाग देंगे तो हमारे पास कुछ वैल्यू इस प्रकार से प्राप्त होगी। देखिए डायग्राम की कोई भी आवश्यकता आपको नहीं है, तो डायग्राम को मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, डायग्राम को यहाँ से हटा रहा हूँ। समीकरण नंबर 4 को समीकरण नंबर 5 से भाग देंगे, समीकरण 4 को भाग दिया है समीकरण नंबर 5 से, और जैसे ही समीकरण 4 को समीकरण 5 से भाग देंगे तो वैल्यू इस प्रकार से प्राप्त होगी कि T sin 15 डिग्री अपॉन T cos 15 डिग्री इज इक्वल टू, हमारे पास जो वैल्यू प्राप्त होगी Fm अर्थात मीडियम में लगने वाला बल अपॉन Vg माइनस रो माइनस सिग्मा, ये वैल्यू सेम यहाँ पर लिख देंगे। देखिए T से T फिर कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास वैल्यू प्राप्त होगी बेटे tan 15 डिग्री, और tan 15 डिग्री इज इक्वल टू ये F मीडियम अपॉन Vg रो माइनस सिग्मा। इसे समीकरण नंबर मान लेंगे हम 6। अब देखिए समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 6 में देखिएगा LHS साइड दोनों के इक्वल आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 6 की तुलना करने पर, अर्थात समीकरण 3 और समीकरण 6 से, समीकरण 3 व 6 से, देखिए समीकरण 3 और समीकरण नंबर 6 से
तो हमारे पास कुछ वैल्यू प्राप्त होगी समीकरण 3 और समीकरण 6 से। LHS साइड दोनों की इक्वल है, और जब LHS इक्वल है तो RHS भी एक दूसरे के इक्वल ही होंगी। अर्थात हम लिख सकते हैं कि F अपॉन रो VG इज इक्वल टू FM अपॉन VG ब्रैकेट रो माइनस सिग्मा। अब इस VG से VG कैंसिल हो जाएगा, बट चैप्टर नंबर 1 के स्टार्टिंग में ही आपने पढ़ा होगा कि किसी भी माध्यम में लगने वाला बल, इसका जो मान होता है निर्वात में लगने वाले बल के एप्सिलॉन R 1/एप्सिलॉन R गुना होता है। अर्थात Fm की वैल्यू F अपॉन एप्सिलॉन R, ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले का यूज यहां पर करेंगे, तो कितना हो जाएगा F अपॉन रो, और इसकी जगह हो जाएगा बेटे F अपॉन एप्सिलॉन R और ब्रैकेट रो माइनस सिग्मा। अब देखिए F से ये F कैंसिल हो जाएगा और मल्टीप्लाई करके, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास एक वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, और वैल्यू कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगी कि एप्सिलॉन R ब्रैकेट रो माइनस सिग्मा इज इक्वल टू, ये यहाँ पर चला जाएगा रो, और आपको वैल्यू ज्ञात करनी है एप्सिलॉन R की। क्वेश्चन में द्रव का परावैद्युतांक एप्सिलॉन R ये तो ज्ञात करने के लिए कहा था, तो एप्सिलॉन R कुछ इस प्रकार से हो जाएगा रो अपॉन रो माइनस सिग्मा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार आपको दोनों वैल्यू दे रखी है। रो किसी भी आवेशित गोले का घनत्व था, सिग्मा द्रव का घनत्व था। बस इनकी वैल्यू यहाँ पर रखेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि एप्सिलॉन R इज इक्वल टू, देखिए वस्तु का घनत्व क्वेश्चन के अनुसार 1.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, और ये भी ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में है द्रव का घनत्व, इसलिए चेंज नहीं करेंगे। 1.6 माइनस इसकी वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 0.8, और जब इसे सॉल्व करेंगे एप्सिलॉन R इज इक्वल टू 1.6 अपॉन 0.8, 0.8 से 0.8 से जो पॉइंट है इससे पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, और एप्सिलॉन R हो जाएगा 2। देखिए परावैद्युतांक की कोई भी यूनिट, कोई भी मात्रक नहीं हो सकता, नहीं होता, इसलिए हम एप्सिलॉन R बराबर 2, कुछ इस प्रकार से ये आंसर आपके सामने आएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा बड़ा था, विस्तृत क्वेश्चन था थोड़ा, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने रखा। नेक्स्ट के वीडियो में आपको क्वेश्चन 5 और 6 आपको देखने को मिलेंगे। धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए।